हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक की वीडियो में अपन ने वीड के कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे, खरपतवार नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे थे। खरपतवार नियंत्रण के पहले अपन को 5 सिद्धांतों का ज्ञान होना जरूरी है, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था। और खरपतवार नियंत्रण की जो सस्य विधियां हैं उनके बारे में अपन कल पढ़ रहे थे। 3 टॉपिक हो गए थे। पहला तो बताया था जातीय उपयुक्तता, जातीय उपयुक्तता। पहला पॉइंट यही पढ़ाया था। जातीय उपयुक्तता के बारे में बताया था मैंने कि हमें ऐसी जाति का चुनाव करना चाहिए, फसल की ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो क्या नाम से खरपतवार की तुलना में अधिक पैदावार करती हो। उसे ऐसी जाति का हमें क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। फिर मैंने बताया था दूसरा पॉइंट, बोने की विधि एवं समय। यदि बोने की विधि और समय सही समय पर अपन फसल की बुआई करेंगे तो पैदावार क्या होगी, अच्छी होगी। यदि सही समय पे अपन बुआई नहीं करेंगे तो पैदावार नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी तो उसकी जगह क्या हो जाएगी, खरपतवार पैदावार कर जाएंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ा था फसल चक्र। क्या पढ़ा था बेटा, फसल चक्र। फसल चक्र में यही पढ़ा था कि कुछ खरपतवार क्या होते हैं कि फसल विशेष के अंदर ही उगते हैं, यानी किसी एक फसल के अंदर ही ज्यादा उगते हैं। इसलिए फसल को बदल बदल कर बोने से क्या होते हैं कि खरपतवार क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। और आज पढ़ेंगे अपन चौथा पॉइंट, अंतराल सस्य। अंतराल सस्य। अब अंतराल सस्य क्या होता है, अंतराल सस्य क्या होता है कि जिन फसल की कतार से कतार की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। उन खेतों में क्या हो जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कतारों के बीच ऐसी फसलों को बो देना चाहिए जो तेजी से बढ़ने वाली होनी चाहिए। कहने का मतलब जो जगह है वो पूरी क्या हो जानी चाहिए, कवर होनी चाहिए। यानी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जगह नहीं बचनी चाहिए ताकि उसके अंदर क्या उग जाए, खरपतवार उग जाए। अब आगे बढ़ेंगे अपना अंतराल सस्य। तीसरा पॉइंट डालो बेटा, अंतराल सस्य। समझ आया नहीं? अंतराल सस्य का मतलब यही है कि कोई 2 फसल है, उनके कतार से कतार की दूरी अधिक है, जैसे ये है, और कतार से कतार की दूरी 30 है। फसल अपनी यहाँ उगा दी ना। अभी बीच का जो स्पेस है इसके अंदर क्या हो जाएंगे, खरपतवार उग जाएंगे। यदि खरपतवार उग जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो फसल क्या दब जाएगी। इसलिए इस एरिया के अंदर ऐसी फसल का बोना है कि जो शीघ्रता से पैदावार कर लेती हो, शीघ्रता से तैयार हो जाती है। ऐसे फसल का बेहतर कर देनी चाहिए, यहाँ पे बुआई कर देनी चाहिए ताकि खरपतवार क्या हो जाए, रोकथाम हो जाए। देखो अंतराल सस्य के बारे में बेटा, जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी, जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी अधिक रहती है, जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी अधिक रहती है, अधिक रहती है, ऐसे खेतों में खरपतवार उग जाते हैं। खरपतवार उग जाते हैं। ऐसे खेतों में खरपतवार उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या रहता है, स्पेस रहता है, खाली जगह रहती है जिसके
कारण खरपतवार उग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कम समय में वे शीघ्र पकने वाली एवं शीघ्र पकने वाली फसलों की बुआई कर देनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कम समय में वे शीघ्र पकने वाली फसलों की बुआई कर देनी चाहिए। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे मक्का और कपास के बीच दलहनी फसलें उगाना, जैसे मक्का व कपास के बीच दलहनी फसलें उगाना। क्लियर? अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, ये हो गए हमारे 19 स्थितियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण। 4 बिंदुओं को अपने बना लिया, जातीय तथा बोने विधि की उस समय और अंतराल सस्य और फसल चक्र। 5वां पॉइंट पढ़ेंगे मृदा उर्वरता। क्या पढ़ेंगे? मृदा उर्वरता। अब मृदा उर्वरता के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जा सके, यानी यह सबंध है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? पोषक तत्व में फसलों और खरपतवार क्या करेंगे? तेजी से वृद्धि करेंगे। यदि खरपतवारों को एक बार नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? हमारी फसल क्या कर जाएगी? तेजी से वृद्धि कर जाएगी, और जो बाद में जो खरपतवार होंगे वो क्या हो जाएंगे? छोटे रह के नष्ट हो जाएंगे। जैसे हमारा कोई खेत है, इस प्रकार का कोई खेत है, उर्वरता अच्छी है, खरपतवार के पौधे भी साथ में होंगे और फसल के पौधे भी साथ में होंगे। तो खरपतवार के पौधे को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तब तक फसल के पौधे उसका तो अधिक है, तब तक फसल के पौधे हो जाएंगे काफी बड़े हो जाएंगे, और जो बाद में खरपतवार होंगे वो क्या रह जाएंगे? छोटे रह जाएंगे। इनको प्रकाश नहीं मिल पाएगा, प्रकाश नहीं मिल पाएगा, उस स्थिति में अपने क्या नहीं कर पाएंगे? भोजन नहीं बना पाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से मृदा उर्वरता के द्वारा खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। लिखो इसके बारे में, यह सब विधि है कि 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 पोषक तत्व युक्त मृदा में फसल में खरपतवार, मृदा में फसल में खरपतवार तेजी से वृद्धि करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? तेजी से वृद्धि करते हैं। यदि खरपतवारों को एक बार नष्ट कर दिया जाए, यदि खरपतवारों को एक बार नष्ट कर दिया जाए, यदि खरपतवार को एक बार नष्ट कर दिया जाए और हमारी मृदा उर्वरता होने के कारण तेजी से वृद्धि करती है और बाद में निकलने वाले खरपतवारों को दबा देती है, नष्ट कर दिया जाए, तब
फसल मृदा उर्वरता अच्छी होने के कारण तेजी से वृद्धि करती है, तेजी से क्या करेगी, वृद्धि करती है। और बाद में निकलने वाली खरपतवार दबकर नष्ट हो जाते हैं, क्लियर? यानी जिस मृदा के अंदर पोषक तत्व अधिक है तो खरपतवार भी अच्छी वृद्धि करेगा, पौधे भी अच्छी वृद्धि करेगा। जैसे ही खरपतवार वृद्धि करता है, खरपतवार को एक बार नष्ट कर दो, मृदा उर्वरता अच्छी है जिससे प्लांट क्या हो जाएंगे, फसल क्या होते हैं जिससे वृद्धि कर जाएगी, और जो बाद में खरपतवार होंगे वो अपने आप दबकर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ये हमारे 5 पॉइंट क्लियर हो गए, यानी सस विधियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण के 5 पॉइंट है। अब पढ़ेंगे यांत्रिक विधियां। कौन सी विधियां पढ़ेंगे? यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधि, भौतिक एवं यांत्रिक विधि। हेडिंग आपको बेटा भौतिक एवं यांत्रिक विधियां। अब भौतिक का मतलब होता है फिजिकली, यानी खरपतवारों को फिजिकली टच करके, चाहे हाथ से उखाड़ दो, चाहे खुरपी से निकाल दो, चाहे क्या नाम से निराई कर दो, या पानी कर दो, या मल्चिंग कर दो, ये सारे किसके अंदर आते हैं? फिजिकली आते हैं। यानी प्लांट को फिजिकली नुकसान पहुंचाना है, फिजिकली तौर से उसको क्या करना है, नष्ट करना है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक एवं यांत्रिक विधियों के अंतर्गत आते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन, हाथ से उखाड़ना। हाथ से उखाड़ना किसको उखाड़ते हैं? खरपतवार को। लिखो बेटा इसमें, इस विधि का प्रयोग छोटे क्षेत्रों एवं नर्सरी में किया जाता है। नर्सरी आदि में कम किया, छोटे क्षेत्रों एवं नर्सरी में किया जाता है। कम क्षेत्रों वाली फसल में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, निराई करना। निराई करना यानी निराई करके भी क्या कर सकते हैं? खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। लिखो इसमें कुछ
इस विधि में खुरपी की सहायता से, इस विधि में खुरपी की सहायता से इस विधि में खुरपी की सहायता से खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है, खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। खुरपी की सहायता से खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग गृहवाटिका तथा नर्सरी में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग गृहवाटिका, अब गृहवाटिका क्या होती है, मैंने 10th-11th क्लास में पढ़ाया था, यानी घर के आसपास पड़ी हुई खाली भूमि होती है, उसके अंदर जो अपन फसल उगा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, गृहवाटिका कहते हैं। गृहवाटिका व नर्सरी में किया जाता है। ये हो गई दो विधियां, एक को हाथ से उखाड़ दिया, दूसरा निराई कर दिया। अब तीसरा करेंगे गुड़ाई करना। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे गुड़ाई करना। अब गुड़ाई में क्या करते हैं, फावड़ा ले लो या फिर हैरो से कर दो या कुदाली से कर दो, यानी कहने का मतलब गुड़ाई करके खरपतवारों को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। निकलो चौथा पॉइंट गुड़ाई करना। तीसरा पॉइंट गुड़ाई करना। देखो इस विधि में फावड़ा, हैरो, यानी इस विधि में बड़े काम में ले जाते हैं, जैसे फावड़ा है, हैरो है, कुदाली है, जैसे फावड़ा, हैरो, कुदाली, हैरो, कल्टीवेटर, हैंडो, कल्टीवेटर आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक वर्षीय खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। इस विधि में एक वर्षीय खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अपन पानी भरना। पानी भरना, नाम से पता चलता है कि पानी भरना इस विधि का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में क्या उपलब्ध होता है, पानी उपलब्ध रहता है। इस विधि में क्या करते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर खरपतवार होते हैं उसके अंदर मेड़ वगैरह करके पानी भर दिया जाता है, ताकि क्या नाम से वो पानी के अंदर सड़ जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पानी भर के वे खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है, इस विधि का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है इस विधि का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है
जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता हो, पानी उपलब्ध होता हो, जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता हो, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, मल्चिंग करना। क्या कर देंगे? मल्चिंग। पांचवा पॉइंट है मल्चिंग करना। मल्चिंग करने का मल्चिंग में क्या करते हैं? मृदा को क्या करते हैं? पूरी तरह कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। मान लीजिए कोई खरपतवार है, इस प्रकार से वो खेत है, इसके ऊपर क्या हुए? खरपतवार उग रहे हैं, इस तरह से हुए खरपतवार उग रहे हैं। अब क्या करेंगे? कोई पॉलीथीन की शीट से इसे क्या कर देंगे? पूरी मृदा को कवर कर देंगे। क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉलीथीन की शीट से ढक देंगे। ना तो वो प्रकाश मिल पाएगा, ना कोई हवा मिल पाएगी, जिसके कारण ये क्या होंगे? भोजन नहीं बना पाएंगे। भोजन नहीं बना पाएंगे तो उस स्थिति में कमजोर होकर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ये विधि क्या कहलाती है? मल्चिंग कहलाती है। यानी कहने का मतलब जो मृदा है, जो खेत है, जिस खेत में खरपतवार हो रहे हैं उसको पॉलीथीन की शीट से कवर करना है। कवर करने से क्या होगा कि प्रकाश और हवा उनके तक नहीं पहुंचेगा। यदि ये दोनों नहीं पहुंचेंगे तो भोजन नहीं बना पाएंगे, और भोजन नहीं बना पाएंगे उस स्थिति में पौधे कमजोर पीले होकर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। उसे क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। देखो इसमें मल्चिंग का उद्देश्य भूमि को किस प्रकार ढकना होता है, ढक देना है। मल्चिंग का उद्देश्य मृदा को किस प्रकार ढक देना है, इस प्रकार ढक देना है। कहने का मतलब मृदा को क्या करना है? पूरी तरीके से उसे कवर करना है, इस प्रकार ढक देना है कि प्रकाश और वायु की प्रकाश एवं वायु पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाती है। पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाती है। पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण के अभाव में क्रिया के अभाव में भोजन नहीं बना पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अभाव में भोजन नहीं बना पाते और
कमजोर होकर नष्ट हो जाते हैं और कमजोर होकर नष्ट हो जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे मल्चिंग के बाद है मृदा सौरीकरण। छठा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? मृदा सौरीकरण। मृदा सौरीकरण के अंदर क्या करेंगे कि अप्रैल मई के माह में क्या करेंगे कि मृदा को प्लास्टिक की जो सीट होती है उससे क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। यदि प्लास्टिक की सीट से मृदा को ढक देंगे तो मृदा का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पौधे अपने आप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। देखो इस विधि में अप्रैल मई माह में, इस विधि में अप्रैल मई माह में, अप्रैल मई माह में पॉलीथीन, अप्रैल मई माह में पॉलीथीन की सीट से, अप्रैल मई माह में पारदर्शी प्लास्टिक की सीट से, पारदर्शी प्लास्टिक की सीट से, पारदर्शी यानी ऐसी पारदर्शी प्लास्टिक की सीट लेनी है, सीट से खेत को ढक दिया जाता है, सीट से खेत को ढक दिया जाता है, खेत को ढक दिया जाता है, जिससे जिससे खेत का तापमान बढ़ जाता है, पढ़ लेता हूं, जिससे खेत का तापमान बढ़ जाता है और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। ये हो गया मृदा सौरीकरण। अप्रैल में माह में वैसे टेम्परेचर नहीं रहता है और मृदा को आराम से ढक देंगे तो क्या होगा, मृदा का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मृदा का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पौधे अपने आप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे मृदा सौरीकरण के बाद में जलाना। सातवां पॉइंट क्या पढ़ेंगे, जलाना। यानी इस विधि का उपयोग वहां करते हैं जहां बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि हुई, सड़क के रास्ते हुए, रेल मार्ग हुए, कोई औद्योगिक क्षेत्र हुए, उनके आसपास जो खरपतवार उग रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, उनमें आग वगैरह लगा देते हैं ताकि वो जल्दी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखो इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों, सड़कों व रेल मार्गों, सड़कों व रेल मार्गों के किनारे उगे हुए, सड़कों व रेल मार्गों के किनारे उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है, नष्ट करने में किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे छटाई करना। क्या करना, छटाई
का प्रयोग भी कहाँ करते हैं? जहाँ बंजर भूमि होती है, चारागाह होते हैं, नहर के किनारे वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं? नष्ट करने के लिए किया जाता है। और इस विधि का मेन उद्देश्य यही होता है कि उनकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि को यदि काट देंगे तो बीजों का उत्पादन नहीं होता है। लास्ट पर लिख लो छटाई करना। छटाई करना लिख लो इसके बारे में। इस विधि का प्रयोग बंजर भूमि, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमि, चारागाह तथा नहर के किनारे उगे हुए, चारागाह तथा नहर के किनारे उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। नष्ट करने में किया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य इस विधि का मुख्य उद्देश्य इस विधि का मुख्य उद्देश्य खरपतवारों को काटकर उनकी वानस्पतिक वृद्धि एवं बीज उत्पादन को रोका जाता है। क्लियर? ये हो गया क्या नाम से भौतिक एवं यांत्रिक विधियां, यानी इनको फिजिकल तौर से टच करके खरपतवारों को नष्ट करना ही भौतिक एवं यांत्रिक विधियां कहलाती हैं। सबसे पहले हमने हाथ से उखाड़ दिया, निराई कर दी, गुड़ाई कर दी, उसके बाद में जला दिया, मृदा सवरीकरण कर दिया, छटाई वगैरह कर दी। ये सारे क्या है? भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण। अब पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण। क्या पढ़ेंगे? यानी रसायनों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण। डालो हेडिंग रासायनिक नियंत्रण। रसायनों का छिड़ककर, यानी रासायनिक प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायनों का प्रयोग जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में स्टार्ट किया, यानी 1945 के बाद। और सबसे पहले जो खरपतवार नाशी आया था वो 2,4-D आया था। कौन सा आया था? 2,4-D आया था, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लो बेटा इसे थोड़ा सा रासायनिक नियंत्रण में लिखो
रसायनों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद, अब 1945 के बाद शुरू किया गया सर्वप्रथम 240 नामक खरपतवार अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम 240 खरपतवारनाशी अस्तित्व में आया, यानी 1945 के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध वादी खरपतवारनाशियों का प्रयोग किया जाने लगा। सबसे पहला जो खरपतवारनाशी था वो कौन सा था? 240 फुल फॉर्म कल भी बताई थी, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देखो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेगा अपन शाकनाशी रसायन। कौन से? शाकनाशी रसायन। शाकनाशी, अब शाकनाशी होते क्या है? शाकनाशी रसायन यानी वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खरपतवारों को नष्ट करने में और उनकी वृद्धि रोकने में सहायक होते हैं। यानी वे शाकनाशी रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने में और उनकी वृद्धि को रोकने में, वे रसायन जो क्या नाम से खरपतवारों की वृद्धि को रोक देते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। शाकनाशी रसायन दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक शाकनाशी और अवर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक का मतलब ये होता है कोई जाति विशेष को, यानी कोई रसायन जाति विशेष के पौधे को नष्ट करता है तो वर्णात्मक शाकनाशी कहलाता है। और अवर्णात्मक शाकनाशी वो कहलाता है कि किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट नहीं करके सभी पौधों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अवर्णात्मक शाकनाशी। शाकनाशी रसायन आ गया समझ, यानी वे रसायन जो क्या नाम से खरपतवारों की वृद्धि और खरपतवार को नष्ट करने में सहायक होते हैं, रोकने में, तो उसे क्या कहते हैं? शाकनाशी रसायन। दो प्रकार के पढ़ा दिए, वर्णात्मक शाकनाशी और अवर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक में कोई जाति विशेष के पौधे को नष्ट करते हैं और अवर्णात्मक में जाति विशेष के पौधे को नष्ट नहीं करके सभी पौधों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। शाकनाशी रसायन के बारे में जो वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट करने में, एवं उनकी वृद्धि को रोकने में, सहायक होते हैं, शाकनाशी रसायन कहते हैं। शाकनाशी रसायन कहते हैं। अब इसके बाद में शाकनाशियों का वर्गीकरण, हेडिंग डाल दो, शाकनाशियों का वर्गीकरण। अब शाकनाशियों का वर्गीकरण पहले पढ़ेंगे, वर्णात्मक व अवर्णात्मक, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड।
सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी यानी वे रसायन किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे 2,4-D किसको नष्ट करता है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है। ये वे रसायन है, ये वे रसायन है जो किसी जाति विशेष के पौधे को, जो किसी जाति विशेष के पौधे को, जो किसी जाति विशेष के पौधे को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। जाति विशेष के पौधे को यानी वर्णात्मक के अंदर क्या आते हैं? वे रसायन आते हैं जो किसी एक जाति विशेष के पौधे को क्या करते हैं? बेटा वो नष्ट करते हैं। और किसी अन्य पौधे को, और किसी अन्य पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और किसी अन्य पौधों को क्या करते हैं? नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस विधि का प्रयोग फसलों के साथ उगे खरपतवारों को, फसलों के साथ उगे खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। नष्ट करने में किया जाता है। नष्ट करने में किया जाता है। जैसे 2,4-D का प्रयोग, जैसे 2,4-D का प्रयोग, 2,4-D का प्रयोग गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। नष्ट करने में किया जाता है। ये हो गया वर्णात्मक शाकनाशी। इसके अंदर वे रसायन आते हैं जो किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट करते हैं और अन्य प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, आपको बताया मैंने 2,4-D। 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब अपन कल पढ़ेंगे अवर्णात्मक शाकनाशी। यानी अवर्णात्मक शाकनाशी वे रसायन होते हैं जो किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट नहीं करके सभी पौधों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और इस विधि का प्रयोग वहां किया जाता है जहाँ सड़कें होती हैं, रेल मार्ग होती हैं, वहां के खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। आज की वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कल अपन चर्चा